हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एमपी टेट 2024 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी एमपी टेट 2024 की यहाँ पे सीडीपी जो है आपके विषय की जो है यहाँ पे महामैराथन की क्लास चल रही है, उसकी आज हमारी यहाँ पे 5वीं जो है महामैराथन की प्रैक्टिस सेट होने वाली है। पिछली 4 क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके एमपी टेट सीडीपी महामैराथन के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं और आप अच्छे से प्रैक्टिस जो है यहाँ पे कर सकते हैं। साथियों, आपको बता दें कि ये सीडीपी की जो महामैराथन की क्लास चल रही है आपकी एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी बुक से लिया गया और बनाया गया क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप एमपी टेट में आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पे कर पाएँ। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है साथियों? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। एक 30 क्लास की यहाँ पे आपकी 5वीं जो है महामैराथन की क्लास करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाहुल स्मृति का ह्रास से संबंधित है। देखिए, जो रीडिंग से डिसऑर्डर संबंधित है। देखिए, रीडिंग डिसऑर्डर जो होता है जिसमें बच्चा जो है पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है, तो साथियों आपके डिसलेक्सिया से संबंधित ये डिसऑर्डर होता है या डिसलेक्सिया विकार होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि सभी के लिए विद्यार्थियों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? देखिए, यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, इन्वर्टेड कामा में लिखा है कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि समावेशी शिक्षा, क्योंकि यहाँ पे पिछड़े, आदिवासी, दलित, वंचित, दिव्यांग, विशिष्ट बालक, इन सभी को एक जो है समावेशी एजुकेशन दिया जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन दिया जाता है। इस ध्येय वाक्य का यही जो है यहाँ पे जो है विशेषता होती है कि उनको समावेश करके जो है पढ़ाना। इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि प्रवाह, पूर्णतया, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश डैश के साथ संबंधित तत्व है। देखिए, जिसमें प्रभाविता होती है, पूर्णता होती है, व्याख्याता होती है, मौलिकता होती है, लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये साथियों, ये संबंधित तत्व इन 4 विकल्पों में किस विद्यार्थी के गुण से संबंधित है? तो आपको बता दें कि ये जो प्रभाव, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन होता है, ये अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग से संबंधित जो विद्यार्थी या बच्चे होते हैं उनसे ये संबंधित जो है विशेषता इनमें जो है अभिसारी चिंतन वाले बालक में जो है ये पाई जाती है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। साथियों, आपको अगले क्वेश्चन करवाने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपकी हम नेक्स्ट महामैराथन की क्लास ले सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को या प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। देखिए, जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं जो उनसे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, वो उनमें सर्जन के लिए उनमें अधिक जो है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर सर्जन या जिसे हम सर्जनात्मक प्रश्न कह सकते हैं। कौन सा प्रश्न साथियों? सर्जनात्मक प्रश्न कह सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन में उनको ज़्यादा समय दिया जाना चाहिए। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? देखिए, जो अध्यापक का दृष्टिकोण होता है, एज अध्यापक होने के नाते हमको चाहिए कि बच्चे के जो हमारा जो दृष्टिकोण है बच्चे के लिए वहाँ पे लचीला हो, बच्चे एक्टिव हों, बच्चे समावेश रूप में सीखें। तो ये हमारा जो है यहाँ पे प्रभावशीलता होना चाहिए। तो इसमें जो विकल्प ऑप्शन
विकल्प ए है उच्च योग्यता, उच्च रचनात्मकता और उच्च वचन जो है बद्धता। तो ये चीज़ें बालक में यहाँ पे प्रतिभाशीलता बालक में होनी चाहिए, इसका ये संयोजन कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन ए है यह कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। साथ ही यहाँ पे एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार हमें बताना है कि गलतियाँ एक संसाधन के रूप में टीचर को लेना चाहिए, किस कारण ये महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यह बच्चे के विकार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। जो समाधान है, जो है गलतियां हैं उनका समाधान हो सके, उसको जो है यहाँ पे सहायता पहुँचाने में, जो बच्चे गलतियां करते हैं, जो बच्चे त्रुटियां करते हैं, वो उनमें जो है ये महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगले क्वेश्चन के देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। देखिए आउट ऑफ द बॉक्स से संबंधित जो चिंतन है ये आपके अपसारी चिंतन से संबंधित होता है। जो अपसारी चिंतन के विद्यार्थी होते हैं या जो बालक होते हैं वो इस तरीके के चिंतन जो है करते हैं जिसे हम आउट ऑफ बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो आउट ऑफ बॉक्स जो चिंतन संबंधित है, अपसारी चिंतन विद्यार्थियों या बालकों से या बच्चों से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 108 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर का कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। देखिए जो वंचित समूह के हैं अर्थात पिछड़े बालक हों, SC ST हों या सेक्शन बीकर हों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हों, EWS हों, तो इनको जो है सामान्य विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने का अभिप्राय है कि उनको समावेशी रूप से शिक्षा देना चाहिए, जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। क्योंकि RTE एक्ट NCF 2005 भी यह अनुशंसा करता है कि बच्चों को समावेशी शिक्षा के द्वारा पढ़ाया जाए, जिसमें सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ वंचित समूह के विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाए, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किस एक लक्षण है। देखिए जो विकृत लिखावट है, जैसे बच्चे जो है सा को जो है यहाँ पे वाज लिख देते हैं, तो जो ये विकृत होती है, सा को वाज लिखने की जो विकृत है, जैसे डॉली को डॉग लिखने की जो विकृत है, वो साथियों यहाँ पे डिस्ग्राफिया से संबंधित डिसऑर्डर होता है। उसमें डिस्ग्राफिया विकार है या डिस्ग्राफिया जो है ये डिसऑर्डर होता है, जिसे हम लेखन विकार के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम राइटिंग डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। तो ये विकृत लिखावट होता है, तो डिस्ग्राफिया है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से। देखिए जो शिक्षार्थियों का सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने का माध्यम विद्यालय से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को सम्मान करता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के साथ संबंध को बढ़ा रहा है। ऑप्शन सी है विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी जो है गतिविधियों में लायनविद वर्ग के बच्चे को भागीदारी बनाता है। ऑप्शन डी देख लेते हैं कि ऑप्शन डी है दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है, कि वह लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें निशाना दिखाएं। बिल्कुल, यहाँ पे जो संवेदनशील है, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाना है, क्योंकि संवेदनशील बच्चों को जो है यहाँ पे दूसरे जो अलाभान्वित विद्यार्थी हैं उनको दबाना नहीं है, उनको प्रेशर नहीं बनाना, निशाना नहीं दिखाना है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार को निपटाने के सर्वाधिक उपयोगी है? देखिए, जो एकाग्रता होती है, एकाग्रता को साथ में मेल बैठाने के लिए जो दत्त कार्य बच्चों को दिए जाते हैं उसको पूरा करने के लिए जो आवंटित समय है उसको घटाना और उसको चरणबद्ध तरीके से एकाग्रता समय में बढ़ाना जब होता है तो उसको निपटने का जो सर्वाधिक उपयोगी जो है विधि है वो साथियों है एकाग्रता ह्रास अक्रियाशील विकास। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? देखिए, जो निम्नलिखित उपागम दिए गए हैं उनमें जो अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार है वो उसमें बच्चों के जो साथ व्यवहार करने और उनके जो आसपास के लोग हैं उनके सामाजिक संस्थाओं के जो अंतः क्रिया करने का जो सुझाव देता है वो इन्वायरमेंटल जो है सुझाव देता है कि बच्चों को इन्वायरमेंटल में प्रभावशाली रूप से सिखाया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा पर्यावरणीय कारक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि रेणु जूली प्रतिभाशाली की अपनी डैश डैश परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो जो रेन जूली जो प्रतिभाशीलता की अपनी डैश डैश परिभाषा के लिए जाने जाते हैं उनमें जो त्रिवृत्तीय होती है इस डिफिनीशन या इस परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? गिफ्टेड चाइल्ड से प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए निम्न विकल्प में से आपको बताना है कि प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी उनके लिए क्या जो है करना चाहिए। अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझाना सही है। प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है। शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में भूमिका निभानी चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी हैं उनमें शिक्षकों को एक पहल करनी चाहिए और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है बच्चों की उनमें शिक्षक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें 115 नंबर का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है? अधिगम अशक्तता अर्थात यहाँ पे जो लर्निंग डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसऑर्डर निम्न विकल्पों में से कौन सी लर्निंग डिसऑर्डर की एक समस्या है? 50 से नीचे की बुद्धि, ये अधिगम की निःशक्तता नहीं है। धारा प्रवाह रूप में बढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो अधिगम अशक्तता वाले होते हैं उनमें धारा प्रवाहिता की कमी होती है और शब्दों पर पलट जाने करने में उनकी जो है शब्दों को पढ़ने में उनको जो है यहाँ पे कठिनाई का अनुभव होता है। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से लाए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रतिभाशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। देखिए, एक जो अध्यापिका है वो समाज के वंचित वर्ग से जो लाए बच्चे हैं उनकी जो नीड्स हैं उनमें जो प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी प्रतिक्रिया अध्यापक करेगी कि वंचित समूह के जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। तो हम देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा सी है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनमें पक्षपात एवं जोड़ी बनाए जो है झलकती हैं। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के पीछे मूलधार यह है कि देखिए समावेशी शिक्षा का मूल आधार क्या है, अर्थात उसके जो उद्देश्य हैं क्या है। समाज में विभिन्नता है और विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है।
बिल्कुल सही है। देखिए समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यही है कि जो व्यक्तिगत भिन्नता है या इंडिविजुअल डिफरेंस है, जो सोशल डिफरेंस है, उनको जो है समावेशी रूप में पढ़ाना। जैसे सामान्य के साथ वंचित वर्ग के EWS SC ST बच्चों को पढ़ाना। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य चर्चा ऐसी हो जो पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने का जो है प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय को ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। देखिए जो पाठ्य चर्चा होती है यह पाठ्यचर्या है। सॉरी साथियों, ये पाठ्यचर्चा नहीं, ये पाठ्यचर्या है। तो जो पाठ्यचर्या होती है वो ऐसी पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के लिए जो बच्चों प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ को पाने का प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने, अनुभव को बांटने, विद्यालय को ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। वो कौन सी पाठ्यचर्या होती है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13 पर पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिकाएं क्या होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार पूछा गया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है कि अधिगम अशक्तता वाले बच्चे दृश्य शब्दों साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। बिल्कुल। बच्चों का मानसिक विकास बंद हो जाता है, ऐसा नहीं है। बच्चे निम्न बुद्धि क्षमता वाले होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, तो उनमें अधिगम अशक्तता जो है यहाँ पे पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न 120 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे हम बात करेंगे अपने इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए जो एक समावेशी जो कक्षा होती है, इंक्लूसिव जो क्लासरूम होता है, उनमें जो एज अ शिक्षिका होने के नाते उनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो उनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। ऐसा जो है यहाँ पे हम विकल्प देख लेते हैं। बच्चे के माता पिता व्यवसाय को जानना तथा शिक्षिका प्रत्येक बच्चों के भावी व्यवसाय को जान सके, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों को अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने का अवसर मिले। ऑप्शन सी है कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा जो है समान गति से आगे बढ़ सके। तो ऑप्शन डी मैंने जो है यहाँ पे राइट बताया था, तो ये ऑप्शन डी गलत होगा, क्योंकि बच्चों को मानक निर्देशन नहीं देना है, स्टैंडर्ड नहीं देना है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि सुनिश्चित करना प्रत्येक बच्चों को जो संभावना है उनको अवसर मिले। इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। देखिए यहाँ पे नोट पूछा है, नोट को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। आप लोग एग्जाम सेंटर में बैठिए, प्रश्न पुस्तिका मिलने के बाद भी क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, जिससे नोट आपको शब्द यहाँ पे दिखे, क्योंकि आपके जब नोट शब्द नहीं देखते हैं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पे भूलने का कारण क्या नहीं है? मानसिक द्वंद्वता है, बिल्कुल भूलने का कारण हो सकता है। पुनरावृत्ति का अभाव, यदि बच्चा रिवीजन नहीं करता है, क्योंकि हम लोग कहते हैं रिवीजन इज द की पॉइंट, तो पुनरावृत्ति नहीं करेगा तब भी बच्चा भूल सकता है। सीखने की मात्रा, इसमें भूल सकता है। शिक्षक की योग्यता का कोई कारण नहीं है कि वह भूल जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए यहाँ पे समावेशी या इंक्लूसिव की बात की है, तो निम्न विकल्प में से सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है? यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कुछ सीख ही नहीं सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बी है ऑप्शन है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिले। तो ये समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वंचित वर्ग। देखिए जो वंचित वर्ग हैं
की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनको शिक्षा देना है टीचर के रूप में, तो इन विकल्पों में कौन सा जो है विकल्प अपनाना चाहिए। तो उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी विकल्प हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन डिस्लेक्सिया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है। अपमानजनक ऐसा नहीं है। बी को डी, वास को स्व, 21 को 12 लिखना। बिल्कुल साथियों ये अधिगम नियोग्यता है, क्योंकि ये डिस्ग्राफिया डिसऑर्डर है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। यहाँ पे बताना है कि जो एक जो है सॉरी साथियों, दृश्य श्रव्य बाधित बच्चा है वो आंशिक रूप से देख सकता है, तो इनमें से विशेषताएं क्या है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। इसलिए आंशिक रूप से जो बच्चा देख सकता है उसको विशेष प्रावधान करना चाहिए और नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। उसके लिए महत्वपूर्ण है कि एक शिक्षिका होने के कारण उसके पास एक बधिर बच्चा है, जिसे हम यहाँ पे कौन सी जो है यहाँ पे भूमिका निभाएंगे टीचर होने के नाते इन विकल्पों में से। तो ऑप्शन बी, एक यह बच्चे को उस स्थान पर बिठाए जहां वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव को साफ तौर से देख सके, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चा बधिर है, मुख बधिर है, तो बच्चा जब शिक्षिका के होंठ को और चेहरे को होंठ हिलाते हुए और चेहरे को के भाव को समझेगा तो वो सीखने में उसके जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें ये मदद करेगा। तो एज ए शिक्षिका होने के नाते उसको हम आगे की कक्षा में बैठाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये साथियों रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो है महामैराथन की क्लास। उम्मीद करते हैं कि ये महामैराथन की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।